रात के 9 बजे रागिनी जैसे ही बाथरूम में घुसती है, नल खोलती है तो नल से खून गिरने लगता है, जिसे देखकर रागिनी चौंक जाती है। शीशे की तरफ देखती है। बाथरूम के शीशे में उसे एक पिशाचिनी दिखाई देती है। तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। रागिनी के गर्दन पकड़ने के लिए पिशाचिनी जैसे ही हाथ बढ़ाती है, रागिनी बाथरूम का दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। दीपक रागिनी को चिल्लाते हुए बाहर निकलते देखता है तो कहता है, क्या हुआ रागिनी? मैंने बाथरूम में पिचासनी को देखा और जैसे ही मैंने नल खोला तो उसमें खून बह रहा था। पिचासनी का चेहरा शीशे में साफ साफ दिख रहा था। वो बोल रही थी, घर को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने मुझे मारने के लिए मेरी तरफ हाथ भी बढ़ाया। क्या रागिनी, तुम भी ना? भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। चलो मेरे साथ, मैं चल के देखता हूँ कि कहाँ पे भूत है। दीपक रागिनी के साथ बाथरूम में जाता है और नल खोलता है। नल से खून की जगह पानी गिरता है। बाथरूम के शीशे में भी उसे कुछ नजर नहीं आता। कहाँ कुछ है रागिनी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। टेंशन की वजह से इंसान को ऐसा भ्रम हो जाता है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपनी सहेली की मौत की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में रह रही हो और इसी की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। चलो, रात काफी हो गई है, चलो चल के सोते हैं। दीपक तो सो जाता है, लेकिन रागिनी को नींद नहीं आती। रात भर पिशाचिनी के बारे में सोचती रहती है। रात के 1 बज रहे थे। अचानक रागिनी को लगता है कि बालकनी में कुछ है। रागिनी बालकनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और जब बालकनी के पास पहुंचती है तो देखती है कि पिशाचिनी बालकनी में खड़ी है। रागिनी कुछ सोच पाती उससे पहले पिशाचिनी रागिनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद रागिनी चुपचाप आती है और बेड के बगल में खड़ी हो जाती है। दीपक पूरी नींद में सोया हुआ है कि अचानक उसे आभास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। जब दीपक जागता है तो देखता है कि रागिनी का चेहरा हरा हो चुका है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। ये देख दीपक डर जाता है। रागिनी, तुम ये कैसा मजाक कर रही हो? रागिनी, ये चेहरे से मुंह हटाओ, हटाओ, मुझे डराना बंद करो। लेकिन रागिनी तो चुड़ैल बन चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। रागिनी, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो? मैं रागिनी नहीं, माया हूँ। माया कई सालों से इस शरीर की तलाश कर रही थी, जो आज मुझे मिली है। अब मैं रागिनी के शरीर में रहकर अपना शिकार करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही रागिनी का चेहरा ठीक हो जाता है। अरे, मैं यहाँ आकर क्यों खड़ी हूँ? मैं तो सोई थी ना। रागिनी की बात सुनकर दीपक समझ जाता है कि रागिनी को कुछ भी याद नहीं। फिर दीपक सोचता है, चुड़ैल की बात रागिनी को बताना ठीक नहीं है, वरना वो डर जाएगी। उसको बिना बताए ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रागिनी को कुछ तो बताना पड़ेगा ना। वो क्या है ना रागिनी, तुम नींद में चल रही थी, मैंने अभी अभी तुमको जगाया है, वरना तुम अलमारी में टकरा जाती। लेकिन मैं तो आज तक नींद में चली ही नहीं और मुझे नींद में चलने की बीमारी भी नहीं है, तो फिर मैं आज नींद में कैसे चल रही थी? दीपक परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या बोलूं कि रागिनी को मेरी बात का विश्वास हो जाए। वो क्या है ना रागिनी, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बीमारी बचपन से ही हो। ये बीमारी कभी भी हो सकती है और मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अब दीपक की बात पर रागिनी को भरोसा हो जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं। दीपक सुबह जल्दी घर से निकलता है और अपने दोस्त रमेश के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। क्या यार दीपक, तू भी क्या फालतू की बात कर रहा है? आज के जमाने में भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते। अरे तुझे भ्रम हो गया, भ्रम। नहीं यार रमेश, रागिनी के अंदर चुड़ैल है और उसने मुझसे बात भी की थी। चुड़ैल रागिनी को अपने वश में करके लोगों को मारेगी। चल मैं यार तेरे साथ घर चलता हूँ, देखता हूँ कि वो चुड़ैल मेरा शिकार करती है या नहीं। अरे वाह रमेश भैया, आज कैसे रास्ता भूल गए? दीपक की वजह से रास्ता भूल गया भाभी। दीपक कहता है कि हमारे घर में पिशाचिनी है और उसने रागिनी को अपने बस में कर लिया है और अब वो शिकार करेगी। तो मैंने कहा चलो हम भी देखें पिशाचिनी चुड़ैल को।
दीपक, तुमको लगता है मेरे अंदर पिचासनी है? हाँ रागिनी, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था और तुम्हें बिना बताए सब कुछ ठीक भी करना चाहता था, मगर इस रमेश ने सब गड़बड़ कर दिया। देखा भाभी, कुछ भी बोलता है। भाभी, मैं भी चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर चुड़ैल है तो मैं उसको सबक सिखा कर ही जाऊंगा। रमेश के इतना कहने की देर थी कि तभी रागिनी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, बाल बिखरने लगते हैं और फिर रागिनी बोलती है, रमेश के बच्चे, तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? अब मुझे सबसे पहले तेरा ही शिकार करना पड़ेगा। इतना कहकर पिशाचिनी रमेश का गला काट देती है और उसका खून पीने लगती है। ये देख दीपक वहां से भाग जाता है। दीपक भाग ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा जी मुझे बचा लीजिए बाबा जी, वो पिशाचिनी मेरी पत्नी को मार देगी। उसने अभी अभी मेरे दोस्त रमेश को मार दिया और उसका खून पी रही है। बाबा अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से पिशाचिनी को देखते हैं, फिर दीपक से कहते हैं, वापस चलो, तुम्हारी पत्नी को पिशाचिनी के चंगुल से मुक्त कराना है। दीपक बाबा के साथ अपने घर वापस आता है। वहां पिशाचिनी खून पी रही होती है और बाबा को देखकर बोलती है, तू मुझे मारने के लिए बाबा को लाया है, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तू मुझे मारेगा तो तेरी पत्नी को भी मरना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है कि तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई नहीं मार सकता? पहले मैं तुझे रागिनी के शरीर से बाहर निकालूंगा, फिर तुझे मंत्रों से बांधकर आग में जला दूंगा। तेरे पास अभी भी समय है पिशाचिनी, छोड़ दे रागिनी का शरीर। इतना सुनकर पिशाचिनी रागिनी का शरीर छोड़ देती है और बाबा से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर पिशाचिनी गायब हो जाती है। दीपक और रागिनी बाबा को धन्यवाद देते हैं और बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं।